दो बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी मैं मम्मी पापा की सबसे दुलारी होने के कारण बचपन से ही मुझे जो अच्छा लगता वही करती मैं। अपनी मस्ती भरी ज़िंदगी में कब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया मुझे बिल्कुल पता नहीं था चला। मज़े से कट रही थी मेरी ज़िंदगी। आखिर में हम तीनों भाई बहनों में आंखों का तारा जो थी मैं अपने मम्मी पापा की। मेरे मम्मी पापा मुझे पलकों पर बिठा के रखते थे। मैं भी सब पर जान छिड़कती थी और उनके प्रति अपना हर फर्ज निभाती। हंसते खेलते जब मैंने स्नातक की डिग्री अच्छे नंबरों से हासिल कर ली तो एक दिन मम्मी ने मुझसे पूछा, आगे क्या करने का इरादा है बेटी? कुछ नहीं, बस यूँ ही मस्ती करूँगी। मैंने भी मम्मी को छेड़ा तो मम्मी बोली, मस्ती की बच्ची, मैं तो सोच रही हूँ कि तेरी शादी कर दूँ। नहीं मम्मी, अभी नहीं। क्यों? अभी से ही मुझे अपने से दूर करने पर तुली हो। रोमांसी सी सूरत बनाकर मैं मम्मी की गोद में अपना सिर रख दिया। तो फिर तो फिर कर लो, कोई नौकरी नहीं तो पापा तुम्हारी शादी कर देंगे। मेरे बालों को सहलाते हुए मम्मी बोली। मैं मम्मी की बातें सुनकर थोड़ा हिचकिचाई। नौकरी? ओके डन मम्मी, मैं आज से ही नौकरी की तैयारी करनी शुरू कर देती हूँ। डिग्री में अच्छे अंक तो है ही, थोड़ी देर तैयारी करने पर नौकरी मिल ही जाएगी। मैंने माँ से चहक कर कहा। तो फिर ठीक है, पर अगर 6 महीने में नौकरी नहीं मिली तो मैं तुम्हारे पापा को मना कर पाऊँगी? मम्मी ने मेरे गालों को थपथपाते हुए कहा और अपने कमरे में चली गई। मम्मी के जाते ही मैं सोच में पड़ गई कि अब इस समस्या से कैसे निपटूं। दूसरे दिन जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले अखबार देखी। अखबार में तो कई नौकरियों के पद प्रकाशित हुए थे। क्यों न किसी अच्छी नौकरी के लिए आवेदन कर दिया जाए। यही सोचकर मैंने अखबार उठाया तो मेरी नज़र खाली कॉलम में एक विज्ञापन पर पड़ी। ज़रूरत है राज्य सरकार में परियोजना सहायक की। आवेदक को स्नातक होना अनिवार्य है और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। यह देखते ही मेरा चेहरा मारे खुशी के खिल उठा, क्योंकि मैंने स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। मानो भगवान भी मेरा साथ दे रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे यह नौकरी के पद मेरे लिए निकली हो। इसलिए मैंने फ़ौरन आवेदन कर दिया। कुछ ही दिनों में इंटरव्यू का बुलावा आया और मैं पापा के साथ इंटरव्यू देने पहुंच गई। इंटरव्यू अच्छा हुआ और मुझे जब मेरे शहर लखनऊ से दूर कानपुर नौकरी मिली तो मैंने बिना सोचे फ़ौरन स्वीकार कर लिया कि चलो कम से कम 1-2 साल शादी के झंझट से मुक्ति मिली। थोड़े ही दिनों में मुझे नियुक्ति पत्र मिल गया और तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। अब शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसमें सोमवार से शनिवार तक तो नौकरी में निकल जाते, फिर आती एक दिन की छुट्टी। इसलिए शनिवार आते ही मैं सारा काम जल्दी जल्दी निपटा कर दोपहर को ट्रेन पकड़कर शाम तक लखनऊ हाजिर हो जाती। फिर सोमवार की सुबह इंटरसिटी से कानपुर पहुंचकर सीधे ऑफिस। यही अब मेरी साप्ताहिक दिनचर्या बन गई थी। मैं अब अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती थी, पर व्यस्तता के कारण मैं ऐसा कर नहीं पाती थी। इस तरह मेरे जीवन में एक अजीब सा अकेलापन या यूँ कहें कि एक खालीपन सा आ गया था, जिसे मैं चाह कर भी नहीं भर पा रही थी। दिखने में सुंदर व स्मार्ट होने के कारण ऑफिस में मैं सबकी नज़रों में चढ़ी रहती। ऑफिस के सारे लड़के या यूँ कहे तो लोग मुझे गंदी नज़रों से घूरते रहते। एक दिन मेरे एक वरिष्ठ सहयोगी रमेश जी ने मेरे से कहा, बेटी, ऑफिस वाले तुम्हारे बारे में तरह तरह की गॉसिप करते हैं। अकेली लड़की के बारे में अक्सर ऐसी बातें तो होती ही रहती हैं। यदि तुम्हारी शादी हुई होती तो शायद लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें न करते। तुम्हारी उम्र भी शादी की हो चुकी है। यदि हो सके तो जल्दी से शादी करके सबका मुंह बंद कर दो। रमेश जी की बात सुनकर मैं दंग रह गई कि सामने मीठी मीठी बातें करने वाले मेरे सहयोगी मेरे ही बारे में कैसे गंदे ख्याल रखते हैं। पर मैं नहीं चाहती थी कि अभी शादी के बंधन में बंधूं, क्योंकि इसी से बचने के लिए ही तो मैं इतनी कष्टपूर्ण ज़िंदगी जी रही हूँ। पर आखिर होने को कौन टाल सकता है। मेरी मम्मी पापा को इन सब बातों की भनक लग गई। सबने करवट बदली और घर में भी शादी की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। आखिरकार पापा ने लखनऊ में ही एक सरकारी अधिकारी विवान से मेरी शादी तय कर दी और मेरे से बोले
कि वह चाहे तो उससे मिलकर अपनी पसंद बता दे। बुरी फंसी बेचारी। मैं आखिरकार मुझे हाँ करनी पड़ी और शादी की तारीख तय हो गई। मिलने मिलाने के सिलसिले के बाद जब शादी का दिन नज़दीक आया तो 1 महीने की छुट्टी लेकर मैं अपने घर आ गई और शादी की तैयारियों में लग गई। घर में खुशी का माहौल था। घर की पहली शादी जो थी। भाई सोहन और बहन पीहू को हमेशा भागते दौड़ते व्यस्त नज़र आते थे। घर में जीजा जी आने वाले थे, इसलिए दोनों बहुत खुश थे। एक दिन मेरे मोबाइल पर विवान का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही विवान की आवाज़ आई, जल्दी से तैयार हो जाओ सुनीता, तुम्हारे लिए साड़ियाँ और गहने खरीदने बाज़ार चलना है। मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि एक तो विवान ने शादी तय होने के बाद से एक भी बार फ़ोन नहीं किया और आज पहली बार फ़ोन भी किया, वो भी ऐसे जैसे वह उसकी होने वाली पत्नी नहीं बल्कि आया हो। और कपड़े व गहने खरीद कर वह उस पर कोई उपकार कर रहा है। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, परंतु मैंने कुछ कहने के बजाय बस इतना ही कहा, ठीक है, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाती हूँ। ठीक है, तुम तैयार होकर सहारागंज पहुँचो, मैं 1 घंटे में तुम्हें वहीं मिलूँगा। यह कहकर विवान ने फ़ोन काट दिया। जिस रूखेपन से विवान ने फ़ोन पर उससे बात की थी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर मैं कुछ कहने के बजाय जल्दी से तैयार हुई और ऑटो पकड़कर मार्केट पहुंच गई। विवान मुझे वहीं मिल गया। अकेले में पहली मुलाकात, ना कोई हाय हेलो करना और ना ही कोई प्यार भरी बात। विवान ने यह भी नहीं कहा कि चलो पिज्ज़ा हट में चलकर पिज्ज़ा खाते हैं और थोड़ा घूमते हैं। बस मैंने कहा कि चलो और दोनों मार्केट में ख़रीदारी करने निकल गए। मैंने अपने दोस्तों से शादी के पहले की मुलाकातों के कई रोमांटिक किस्से सुन रखे थे, पर मुझे विवान के इस व्यवहार से झटका लगा। मुझे विवान से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। खरीदारी के दौरान भी विवान मेरे पर अपनी पसंद लादता रहा और मैंने वही खरीदा जो उसे पसंद था। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाई, बस मैं विवान के साथ घूमती रही। खरीदारी के बाद वह बेरुखे मन से मुझे ऑटो पर बिठा कर चला गया। उसने मुझे बाय तक नहीं कहा, न कोई प्यार की बात की। मुझे उस समय यही लगा कि विवान सचमुच रोमांटिक व्यक्ति नहीं है और उसे मेरी पसंद नापसंद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। यह सोचते हुए मेरे मन में विवान के प्रति कड़वाहट भर गई। मैं सोच रही थी कि जब विवान ऐसा है तो उसके परिवार वाले कैसे होंगे और मैं उनके साथ कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। पर अब मैं भला कर भी क्या सकती थी। शादी बिल्कुल करीब थी और मैं घर में कोई हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती थी। अब वह समय आ गया था जिसका हर लड़की को बेसब्री से इंतज़ार होता है। बारात आ गई थी। विवान शादी के समय भी बड़ा शांत था। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो खुश है या नहीं। शादी धूमधाम से संपन्न हुई। मम्मी पापा ने बड़े अरमान से अपनी सारी जमा पूंजी इस शादी में लगा दी ताकि वर पक्ष को कोई शिकायत ना हो। विदाई के वक्त सारा परिवार गाड़ी के आंखों से ओझल होने तक खूब रोया और मैं भरे मन से ससुराल पहुंच गई। मेरे सोच के विपरीत मेरे ससुराल वालों ने पलके बिछा कर मेरा स्वागत किया और फिर शुरू हुई शादी के बाद की रस्में। शादी के पहले विवान से मुलाकात ऐसी कड़वी यादें छोड़ गई थी कि जिससे पार पाना मेरे लिए मुश्किल था। मैं दिन भर यही सोचती रही कि पहली मुलाकात से जो प्यार की मिठास घुलनी चाहिए उसने कड़वाहट का रूप ले लिया और करीब आने के बजाय दिलों की दूरियां बढ़ गई थीं। बार बार मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि जो व्यक्ति उसके आत्मसम्मान का ख्याल नहीं रख सकता उसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे बिता पाऊंगी। इसी बीच सारी रस्में पूरी होते होते काफ़ी रात हो गई और सभी रिश्तेदार चले गए। अब विवान की भाभी ने मुझे छेड़ते हुए सुहाग रात के लिए मुझे उसके कमरे में पहुंचा दिया और अपने कमरे में चली गई। अंदर ही अंदर बेचैन मैं इस असमंजस में थी कि आखिर वह ऐसे आदमी को जिसके मन में मेरे प्रति जरा सा भी प्यार नहीं है कैसे उसे अपना सर्वस्व सौंप दे। हिंदू परंपरा में शादी के बाद मेरे शरीर पे तो अब विवान का हक था और मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ। यह सोचते ही मेरा चेहरा पीला पड़ने लगा। इधर विवान के कुछ दोस्त उसे घेर कर पहली रात को ही चिड़िया मार लेने की हिदायतें और नुस्खे बता रहे थे।
और विवान भी सुहागरात के सपने बुनता हुआ रोमांचित हो रहा था। आखिरकार देर रात को उसके दोस्तों ने उसे कमरे में ढकेल दिया और अपने अपने घर चले गए। विवान के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मन तेजी से कमरे की ओर जाने को बेताब था, किंतु शर्म, संकोच और पारिवारिक मूल्यों की जंजीरों ने जैसे उसके पांव जकड़ रखे थे। धीरे धीरे सकुचाते हुए विवान ने कमरे में प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद कर बिस्तर की ओर बढ़ने लगा। मैं उसको आता देख बिस्तर पर सिमटी सी सकुचाई सी बैठी थी, पर मैंने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। विवान मेरे करीब आए और सबसे पहले मेरा घूंघट उठाया और बस मेरा सुंदर चेहरा देखकर बोला, सुनीता, आज सचमुच तुम बिल्कुल चांद सी लग रही हो। आज से मैं तुम्हें सुनीता नहीं, चंदा कहूँगा और तुम्हें संसार की सभी खुशियाँ देने का प्रयास करूँगा। आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? विवान के प्रति मन में कड़वाहट लिए मुझे जैसे कोई सुनाई ही नहीं दिया। विवान ढेर सारी बातें करता रहा, पर मैं यह सोचने में लगी रही कि आखिर मैं विवान को कैसे सब कुछ कह पाऊंगी। अचानक विवान को शरारत सूझी और दोस्तों की सलाह के अनुसार उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और फिर कंधे से नीचे सरकाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका हाथ नीचे आया, मैं उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, रुको विवान। यह सुनते ही विवान को जैसे सांप सूंघ गया। उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी कि सुहाग रात वाले दिन उसे ऐसा सुनना पड़ेगा, परंतु धैर्य से काम लेते हुए उसने पूछा, क्या बात है चंदा? इतना सुनना था कि मैं नफरत के मारे शुरू हो गई। विवान, शायद इसके लिए यह समय सही नहीं है, क्योंकि हम अभी तक एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं और ऐसे में मैं अपने आप को तुम्हें सौंप नहीं सकती। आज मैंने एक फ़ैसला लिया है कि हम 1 वर्ष तक जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाएंगे। इस 1 वर्ष के दौरान मैं पूरी तरह से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को समझने की कोशिश करूंगी और पूरे समर्पण के साथ तुम्हारे हर सुख दुख की साथ ही रहूंगी और तुम भी मेरे परिवार के सदस्यों के साथ घुलने मिलने का प्रयास करोगे। 1 साल बाद यदि हमारा विश्वास अटूट रहा तो फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, वरना शायद हमारे रास्ते अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसे में मैं अपना सब कुछ तुम्हें सौंप कर पछतावे में नहीं रहना चाहती। जैसे कोई बदले की भावना से प्रेरित होकर बंदूक की सारी गोलियां दाग देता है और फिर एक लंबी सांस लेता है, कुछ ऐसे ही मैंने एक ही सांस में सब कुछ विवान को कह गई। मेरी बातें सुनकर विवान को काटो तो खून नहीं, उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसे न कुछ कहते बनता था और न ही सुनते। उसने हाथ को ऐसे हटाया मानो बिजली का झटका लग गया हो। उस समय उसने कुछ न बोलना ही बेहतर समझा और चुपचाप तकिया उठाकर सोफे पर सोने चला गया। अगले दिन सुबह जब हम दोनों कमरे से बाहर निकले तो विवान की भाभी हम दोनों को छेड़ने लगी, पर हम दोनों ने बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैं इन सब बातों को भूलते हुए घर के काम में लग गई और धीरे धीरे मैं परिवार के सारे सदस्यों से घुल मिल गई और उस घर को अपना बना लिया। परंतु विवान के प्रति मेरे मन में कड़वाहट वैसी ही बनी रही। दिन में तो सब कुछ ठीक चलता, परंतु रात में न सिर्फ हमारे बिस्तरों के बीच बल्कि हमारे दिलों के बीच की दूरियां भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी साफ नज़र आती। विवान ने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, इसलिए वह दिन भर घर में ही रहता और बच्चों के साथ खेलता रहता। खेल की आड़ में ही वह कभी कभी मेरे शरीर से छेड़खानी भी कर देता। हालांकि विवान के छूते ही मेरे शरीर में करंट सा दौड़ जाता, पर मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाती। इसी बीच मैं कई बार अपने मायके भी गई और विवान को भी साथ ले गई। विवान मुझे वहाँ छोड़ आता, पर वहाँ ज़्यादा देर रुकता नहीं था। वह सोहन व पीहू से भी ज़्यादा बातें नहीं करता था, बस गंभीर बना रहता था। यहाँ तक कि मम्मी पापा के साथ भी वह औपचारिकता ही बना रहता। 1-2 दिन रहने के बाद विवान आकर मुझे वापस ले आता। विवान का यह व्यवहार भी मुझको पसंद नहीं आया और मेरे मन में विवान के प्रति कड़वाहट और बढ़ती चली गई। इसी बीच छुट्टियां बीत जाने के बाद मैंने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था।
सभी सहकर्मियों ने मुझे बधाई दी, पर मैंने उन्हें क्या कहती। बस सबको अपनी मुस्कान देते हुए मैंने मन से ऑफिस का काम शुरू कर दिया। दिन तो ऑफिस में बीत जाता, पर रात आते ही मेरे मन में कई तरह के युद्ध शुरू हो जाते कि कहीं मैंने शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। क्या मुझे अब इस रिश्ते से मुक्ति ले लेनी चाहिए, जिस रिश्ते में मेरी पति का मुझ में या मेरे परिवार के प्रति कोई झुकाव न हो। मैं अपने आप से लड़ती रहती, पर मैं अपना गम सुनाऊं तो किसे। जब मेरे दोस्त मेरी सुहाग रात के बारे में तरह तरह की बातें पूछते और मुझे छेड़ते तो मैं बनावटी कहानियाँ सुनाकर सबको शांत कर देती, और करती भी क्या। इस दौरान अक्सर विवान से फ़ोन पर बातें भी होती, पर रिश्तों की कड़वाहट इन बातों में साफ नज़र आती। इस बीच मैं कई बार लखनऊ भी आई और अपने घर जाने के बजाय सीधे ससुराल गई, और ससुराल वालों को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मेरे और विवान के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा। मैं पूरे समर्पण के साथ अपने सास ससुर की सेवा करती और बच्चों के साथ खेलती। घर के सारे लोग मेरे व्यवहार से काफ़ी खुश थे, पर रात को विवान के कमरे में आते ही कमरे में शांति छा जाती। विवान ने भी कभी मुझे छूने या बिस्तर पर साथ सोने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की। मैं हमेशा यही सोचती रहती कि जिस तरह से मैंने विवान के परिवार को अपना लिया है, उसी तरह से विवान भी मेरे परिवार को अपना ले और उनके हर सुख दुख में शामिल हो। यही सोचकर मैंने विवान की पसंद नापसंद का पता लगाकर उसके अनुरूप खुद को ढालना शुरू कर दिया। जब मुझे पता चला कि विवान को डांस एवं म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो मैंने ऑफिस के बाद एक डांस एवं म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर ली, ताकि मैं किसी मौके पर उसे सरप्राइज़ दे सकूं। और जल्दी ही वह मौका आ गया। विवान के चाचा के लड़के की शादी में मैं भी गई और मैंने बच्चों के साथ मिलकर खूब डांस व मस्ती की। विवान को यह सब काफ़ी अच्छा लगा, पर मैं वह हमेशा यही सोचता रहता कि आखिर सुनीता ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। विवान का जन्मदिन भी करीब आ रहा था और मैं उसके लिए एक और सरप्राइज़ की योजना बना चुकी थी, ताकि मैं विवेक को सरप्राइज़ दे सकूं। अपनी योजना के अनुसार जन्मदिन के दिन मैंने पहले से ही घर के सारे सदस्यों को लखनऊ के एक रेस्टोरेंट में भेज दिया। विवान यही सोच रहा था कि सुनीता ने आज मुझे जन्मदिन की बधाई तक नहीं दी। हर साल घर में भी सभी को मेरा जन्मदिन याद रहता है, पर आज सब बिना बताए अचानक चले कहाँ गए। तभी मैंने विवान से कहा, विवान, मेरी सहेली प्रेरणा ने मुझे बुलाया है, क्या तुम मुझे उसके घर छोड़ दोगे? क्यों नहीं, चलो। बिना कुछ पूछे विवान मुझे बाइक पर बैठा कर चल दिया। रेस्टोरेंट आते ही मैंने विवान से कहा कि चलो रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हैं, यहाँ की कॉफ़ी बड़ी टेस्टी होती है। जब विवान और मैं कॉफ़ी का ऑर्डर देकर इंतज़ार कर रहे थे, तभी पीछे से सारे बच्चों ने शोर मचाते हुए विवान को घेर लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, हैप्पी बर्थडे टू यू विवान चाचा। अब विवान को समझ आया कि इस तूफान के पहले शांति का कारण यह था। अब तक सारा परिवार इकट्ठा हो चुका था। सबने खूब एंजॉय किया। विवान काफ़ी खुश था। इस घटना से उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और बढ़ गया, पर वह यह सोचने लगा कि वह कैसे मुझे खुश करे ताकि मेरे मन का द्वेष मिटे तो और दोनों एक खुशहाल जीवन जी सके। इस तरह शादी के 6 माह बीत गए, पर मैं अब तक उसके करीब नहीं आई। मेरा जन्मदिन आने वाला था। विवान ने भी सोचा कि वह मेरे जन्मदिन पर कानपुर जाकर मेरे जन्मदिन को धूमधाम से मनाएगा। यही सोचकर वह बिन बताए जन्मदिन के दिन सुबह ही मेरे घर पहुंच गया और मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और बोला, आज छुट्टी ले लो सुनीता, हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। जवाब में सुनीता ने कहा, नहीं विवान, ऑफिस में काफ़ी काम है और मैं पहले से बताकर भी नहीं आई हूँ, इसलिए ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। पर मैं कोशिश करूँगी कि दोपहर तक सारा काम निपटा कर आधे दिन की छुट्टी ले लूँ। अचानक विवान के कानपुर आ जाने से मैं अचंभित थी और ऑफिस में यही सोचती रही कि कहीं यह विवान की कोई चाल तो नहीं, क्योंकि मैं तो यहाँ अकेले रहती हूँ, इसलिए शायद वह इसका फ़ायदा उठाना चाहता हो। फिर भी अपने वादे के अनुसार मैं दोपहर को छुट्टी लेकर घर आ गई और तैयार होकर विवान के साथ निकल गई। विवान ने दिन भर घूमने व शाम को डिनर करने के बाद
लखनऊ लौटने के बारे में कहा तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी और खुश होते हुए मन ही मन कहा, चलो अच्छा हुआ, आज तो बच गई मैं। थोड़े ही दिन में सर्दियाँ शुरू हो गई और रात को स्कूटी चलाने के कारण मुझको ठंड लगने से वायरल फीवर हो गया। जब मैंने विवान को इस बारे में बताया तो वह फ़ौरन कानपुर पहुंचकर मुझको बड़े प्यार से घर ले आया और तुरंत डॉक्टर के पास ले गया। उसके चेहरे की घबराहट मैं साफ साफ पढ़ सकती थी। मुझे यह एहसास हुआ कि विवान को मेरी चिंता है। उसने अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली और दिन भर मेरे पास ही बैठा रहता और रात को जब सब चले जाते तो वह जाकर सोफे पर सो जाता। विवान की प्यार भरी देखभाल से मैं जल्दी ठीक हो गई और कानपुर जाने के लिए तैयार हो गई तो विवान ने कहा, अभी नहीं, तुम काफ़ी कमज़ोर हो गई हो, इसलिए थोड़े दिन आराम कर लो, फिर चली जाना। इस प्यार भरे अनुरोध को मैं टाल नहीं सकी। अगले ही दिन विवान मुझे मम्मी पापा से मिलाने ले गया और इस दौरान मैंने महसूस किया कि विवान पीहू और सोहन के साथ काफ़ी घुल मिल गया है और उनके साथ काफ़ी हंसी मजाक कर रहा है। और इस बार मम्मी पापा के साथ भी उसका व्यवहार प्रेम भरा था। मैं विवान के चेहरे पर यह बदलाव साफ देख पा रही थी, परंतु मैंने सोचा कि अभी तो सिर्फ 6 माह ही बीते हैं, अभी तो मैं पूरे 6 माह विवान को परखूंगी, तभी उसे सच्चे मन से अपनाऊंगी। 2 दिन वहाँ रुकने के बाद विवान रात को मुझे लेकर अपने घर लौट आया। कड़ाके की सर्दी में बाइक चलाने के कारण विवान को सर्दी लग गई, पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया और सोफे पर सोने चला गया। इधर मैं विवान में आए परिवर्तन को लेकर काफ़ी खुश थी और सुनहरे दिनों के सपने बुनते हुए पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। रात को ज़ोर ज़ोर से कराहने की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि विवान ठंड से कपकपाते हुए सिकुड़ कर सोफे पर सोया है। यह देखते ही मैं घबरा कर उठी और विवान के पास जाकर उसे रजाई ओढ़ाकर बिस्तर पर लाने लगी तो विवान ने कहा कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, सुबह तक ठीक हो जाऊँगा। मैंने ज़बरदस्ती विवान को बिस्तर पर लाकर लिटा दिया और तेज़ी से उसके पैर सहलाने लगी। पैर सहलाने से भी जब उसके शरीर की कंपन कम नहीं हुई तो मैंने बिना सोचे समझे विवान के सीने से लिपट गई और उसे ज़ोर से जकड़ लिया। अचानक मिली नारी देह की गर्मी से विवान के शरीर की कंपन ठीक हो गई। आराम मिलते ही उसने मेरे से अलग होने के लिए मेरी पकड़ ढीली करने को कहा तो मैंने अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उसे ज़ोर से जकड़ लिया और बोली, बस विवान, तुम्हारे धैर्य का इम्तहान अब ख़त्म हुआ, ऐसे ही पड़े रहो बस। अब तक विवान को आराम मिल चुका था और भावुक होते हुए बोला, सुनीता, बचपन से ही मैं संकोची स्वभाव का हूँ। मुझे कभी लड़कियों से बातें या दोस्ती करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। यही कारण है कि मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार के सदस्यों से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाया। परंतु जब तुमने मेरे परिवार को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मेरी हर पसंद नापसंद का ख्याल रखा तो मैंने सोचा कि जब तुम मेरे लिए इतना बदल सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए क्यों नहीं बदल सकता। यही सोचकर मैंने अपने आप में बदलाव करना शुरू कर दिया है। बचपन से मैंने सदैव ही आगे रहते हुए सभी कार्य किए थे और आगे रहने की इसी होड़ के चलते मुझे किसी की भावनाओं को समझने का मौका नहीं मिला और इसलिए तुम्हारे जज्बातों को न समझने की भूल कर बैठा। वैसे सुनीता, मैं तुम्हें कभी इग्नोर करना नहीं चाहता था। विवान के स्वर में एक पश्चाताप और दुख का भाव था जिसे मैंने बखूबी पढ़ लिया था। फिर वह मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, सुनीता, अभी कम से कम 6 महीने और तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। उसकी बातें सुनकर मैं अपनी आंखों में शरारत लिए विवान के गालों को चूमते हुए बोली, सुनीता नहीं, चंदा, तभी तो आपकी चंदा कह रही है कि आपने अपना इम्तिहान वक्त से पहले ही पास कर लिया है और इनाम के हकदार बन गए हैं। सच कहूँ विवान, मैंने सकुचाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे शादी के पहले के इग्नोरेंस के अपेक्षा बाद की दूरी बहुत खली। पिछले 6 महीने में हर रात मैंने भी एक परीक्षा दी है। हर रात एक ही प्रश्न ने मेरी नींद उड़ा दी थी। कौन सा प्रश्न चंदा? विवान के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। मैंने कहा, यही कि मैंने जो अनोखी शर्त रखी है वह सही है या गलत। यह कहकर विवान की चंदा विवान से लिपट गई। अब सारे गिले शिकवे दूर हो गए थे। जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी थी और अनोखी शर्त अब जीवन के अनोखे आनंद में जैसे खो सी गई थी।
सुबह मैं जब विवान के आगोश से खुद को छुड़ाकर बाहर निकली तो विवान के प्रति मेरे मन में बसी सारी गलत फहमियाँ भी इस प्यार की गर्माहट में पिघल चुकी थी और मैं एक नई सुबह की किरणों की तरह नए जीवन के सपने बुनने लगी। मैं यही सोच रही थी कि आखिर कैसे वह एक अनजाने से डर के कारण शादी के बाद भी पिछले 6 माह तक प्यार के इन सुनहरे लम्हों को नहीं जी पाई थी, क्योंकि सुहाग रात के दिन ही उसने अपने पति विवान को एक ऐसी शर्त में बांध दिया था और उसकी परीक्षा लेती रही। इस अनोखी शर्त में बंध कर दोनों इतने दिनों तक एक दूसरे का प्यार पाने के लिए तड़पते रहे। सुबह की बयार भी मेरे जहन में उमड़ रही लहरों को जैसे नई गति प्रदान कर रही थी और मेरी खूबसूरती में आज अजीब सी रौनक बढ़ आई थी, जो पिछले 6 महीने में पहली बार ही दिखाई थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।